नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार सोनूलाल बर्नवाल गर्ल्स +2 स्कूल में +2 शिक्षक हूं। आज मैं भूगोल के 11वीं कक्षा का पुस्तक जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के लिए और आपके जीवन से संबंधित हर एक मनुष्य को जानना चाहिए कि पृथ्वी में किस तरह की हलचल हो रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है बहुत सारे कंटिनेंट्स हैं, जिसमें अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके अलावा जो है बहुत सारे महासागर भी हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर इत्यादि। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है आज डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आज के कक्षा में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये होगा कि इसमें हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि ग्लोब में महासागरों और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार है। इसमें हम लोग जो वितरण है यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे कि वितरण आज जो है वो पहले नहीं था। महाद्वीपों का वितरण जो पृथ्वी पर है वो आज है, वो पहले नहीं था और आने वाले समय में भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसी वितरण को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिस सिद्धांत के तहत इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरा जो है संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, ये दो सिद्धांत आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका अगला और सब सिद्धांत हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी, ये ग्लोब को हम लोग बच्चे क्या किए, खोल दिए हैं एक पेज। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का ही नमूना है ग्लोब, और उस ग्लोब को हम लोग कागज पे खोल दिए हैं। खोलेंगे जब कागज पे ग्लोब को तो वो इस तरह का मानचित्र बना देता है। ठीक है, इसमें हम लोग को दिखता है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये सारा हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हो महाद्वीप, ये कहते हैं विद्वान की कभी आज पहले किसी जमाने में करोड़ों साल पहले ये सभी एक ही कॉन्टिनेंट्स के भाग थे। ठीक है, तो यही हम लोगों को जानना है। अगर जो हम लोग पूरे ग्लोब को देखते हैं बच्चों, तो इस पूरे ग्लोब पर 71% जो है महासागर अपना पैर पसारे हुए हैं, तो मात्र 29% महाद्वीप अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक सवाल जो आ जा रहा है कि महाद्वीप पहले, आज से पहले करोड़ों साल पहले इस तरह नहीं थे। ये कौन बताया, ये वैज्ञानिक बताया। वैज्ञानिक को कौन बताया, वैज्ञानिक या हम मनुष्य के बीच से ही वैज्ञानिक आए हैं। और मनुष्यों की उम्र क्या होती है, 70 ना 80 साल ना 100 साल, बहुत तो करोड़ों साल की तो हो नहीं सकती है। तो वैज्ञानिक जो भी होते हैं वो प्रमाण के तहत बताते हैं कि किसी चीज की क्या स्थिति पूर्व में थी। ठीक है, तो ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, कैसे वैज्ञानिक जान गए, कैसे जान गए कि सारे महाद्वीप एक इकट्ठे थे, कैसे जान गए कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान टूट के चले गए। ठीक है, एक स्थान पे थे तो टूटे होंगे। एक ही, हम क्या बता रहे हैं, पहले ग्लोब में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, तो एक महाद्वीप से अनेक महाद्वीप बने, छोटे छोटे द्वीप बने, तो ये टूटा होगा, टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गया होगा। कैसे ये प्रवाहित हुआ, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चला गया, ये सारे मन में, आपके मन में, वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल आने लगा। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते हैं आज का जो पहला सिद्धांत वेगनर महोदय ने जो दिया था उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। पहला सिद्धांत जो है महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
प्रवाह, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है, वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया, लेकिन उनसे पहले भी कई एक वैज्ञानिकों ने यह कह दिया था। देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वेगनर ने 1910 ईस्वी में दिया था, लेकिन उससे कई 100 साल पीछे जो है अब्राहम आर्टेलियस ने ये बता दिया था कि जितने महाद्वीप हैं वो कभी न कभी आपस में जुड़े हुए थे। कब बताए थे? ये 1596 ईस्वी में बताए थे। इनके बाद जो है कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, ठीक है। इनके बाद जो है एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी जो है, इन्होंने तो 3 महाद्वीपों को जोड़कर बता दिया कि ये एक ही भूखंड के भाग थे। कौन कौन 3 महाद्वीप थे? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ के बता दिया कि सब तो एक ही पार्ट है, एक ही भाग है। इस पे हम लोग आगे अभी देखते हैं, देखना कि कैसे बताएंगे, कैसे हो जाता है कि सब एक ही भाग है, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद बफन और एफ.बी. टेलर महोदय ने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भी बताया कि जितने भी पृथ्वी पर महाद्वीप हैं सब एक दूसरे से पहले कभी पूर्व में करोड़ों वर्ष पहले जुड़े हुए थे, बाद में ये धीरे धीरे अलग हो गए, ठीक है। इस पे हम लोग देखते हैं कि तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, क्या नाम दिया है इस सिद्धांत का? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह, प्रवाह मींस क्या होता है? जैसे नदी में पानी प्रवाहित होती है, उसी तरह का था महाद्वीप प्रवाह। महाद्वीप भी एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीप प्रवाह हो रहा है। इसको जो देने वाले सिद्धांत को देने वाले कौन थे? वेगनर। वेगनर का नाम याद रखना, वेग मींस गति, गति के साथ महाद्वीप प्रवाह किया, तो वेग, और वेग के साथ नर जुड़ा हुआ। वेगनर महोदय पुरुष व्यक्ति थे, इसलिए नर, वेगनर। वेगनर ने क्या दिया था? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, याद रखना, ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? इनके सिद्धांत का मूल क्या था सिद्धांत? वो बताते हैं कि आज से करोड़ों वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग कब? 28 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, सारे महाद्वीप एक पृथ्वी पर एक ही भूखंड के भाग थे। वो भूखंड देखो यहां पर दिखाया गया है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक ही भूखंड के भाग थे। इस भूखंड को उन्होंने पैंजिया कहा। क्या बताया, नाम दिया? पैंजिया, पैंजिया, याद रखना, पैंजिया। और पैंजिया के चारों तरफ जो महासागर जल भाग, बड़े विशाल भाग थे, उसको कहा पैंथालसा, पैंथालसा, याद रखना, पैंजिया, पैंथालसा, पैंजिया, पैंथालसा। सबसे बड़े भूखंड को पैंजिया और उसके चारों तरफ जो महासागर घेरे हुए थे उसको पैंथालसा नाम दिया, ठीक है। किसने? वेगनर महोदय के सिद्धांत में आ गया, ठीक है। अब जो है वेगनर महोदय कहें कि जो 28 करोड़ वर्ष पहले पूरा भूखंड एक था, वो करीब आज से 20 करोड़ वर्ष पहले। एक चीज और बता दे बच्चों कि 28 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या थे? 28 करोड़ वर्ष पहले आप देखोगे यहां पे भूवैज्ञानिक काल मापक्रम देखोगे तो 28 करोड़ वर्ष पहले हमारे यहां पृथ्वी पर सिर्फ रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते थे। उस समय रेंगने वाले जीव जंतु ही थे पृथ्वी पर, उसके अलावा कोई नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद बोले कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले ये जो पेंजिया था, ये आपस में, पेंजिया में एक हलचल हुई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल हुआ, जिसके कारण पेंजिया टूट गया, टूट गया, 2 भागों में टूट गया। जैसे ये पूरा एक भाग है पेंजिया, ये टूटा तो एक उत्तर की ओर घसका, एक नीचे की ओर घसका। तो उत्तर वाले भाग को लॉरेंसिया कहा गया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। ऊपर वाले भाग को लॉरेंसिया कहा गया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। देखो ये है 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले बता दे बच्चों, यहां पे आपको ट्रायसिक युग चल रहा था। इस समय डायनासोर थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि डायनासोर इस समय मौजूद थी पृथ्वी पर 20 करोड़ वर्ष पहले, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के विखंडन के समय में, ठीक है। उसके बाद बताते हैं वेगनर महोदय की कई एक छोटे छोटे भागों में उसी समय भूखंड सारा पृथ्वी का टूटने लगा। उसके बाद जो है करीब 14 से 20 करोड़ वर्ष के बीच में ये जो भूखंड थे
ये जुरासिक काल था, 14 से 20 करोड़ वर्ष पहले क्या था, जुरासिक काल था। ये भूखंड और टूटे आपस में और एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित हुए। ठीक है, वेगनर महोदय कह रहे हैं। फिर जो है 6.5 से 14.5 करोड़ वर्ष पहले यानी कि क्रेटिशियस काल में ये भूखंड और आगे बढ़ गए और वर्तमान में आज जो है भूखंड पूरे पृथ्वी पर इस तरह है। दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस भूखंड में आज पूरी तरह से विभाजित हो गया। लेकिन वो बोले कि आज भी ये भूखंड अपने स्थान से प्रवाहित हो रहे हैं, अपने स्थान से एक दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। पृथ्वी में आज भी ये प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये तो बोल दिए, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, इसके द्वारा भी आपको अध्ययन करने में सुविधा होगी। इसको इन्होंने तो बता दिया। ठीक है, कहानी तो यहां तक हम लोग जान गए कि भूखंड टूटा, पृथ्वी का सारा भूखंड टूट गया। लेकिन टूटने के बाद ये हम कैसे मान लिया, कोई प्रमाण तो दोगे कि हाँ भाई टूटा तो हमको प्रमाण चाहिए। टूटा तो टूटने का जो प्रमाण दिया उन्होंने कहा कि जितने भी अटलांटिक महासागर हैं, यहां पर आके देखिए, अटलांटिक महासागर जो है, यहां पर अटलांटिक महासागर, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका और ये यूरोप। वो कह रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में ये भाग फिट हो जाता है। ठीक है, ये भाग जो है, नुकीला भाग जो देख रहे हो, यहां अफ्रीका में फिट हो जाएगा और पूरी तरह से अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका में फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया वेगनर महोदय कि जो अमेरिका टूटा, उत्तरी अमेरिका टूटा, इसको हम लोग यूरोप में पूरी तरह से इसमें फिट कर देंगे, ये फिट हो जाता है। ठीक है, ये फिट हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी यूरोप में सेट हो जाता है। और यहां से आर्कटिक महासागर इधर आ गए, इसमें भी सेट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये सब कभी ना कभी एक दूसरे के में सटा हुआ था और एक दूसरे का ही भाग था। तब इन्होंने इसी आधार पर बताया कि यहां पर भी चित्र में आप देखो कि अब दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका भी हम दिखाए थे बोर्ड पे कि कैसे वो नुकीला भाग इसके अंदर घुस गया। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपस में फिट कर गए, इसको जिग्सॉ फिट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपस में फिट हो गए। ये जो फिट हो रहे हैं, देखो कोई भी वस्तु टूटता है तो टूटने के बाद उसका किनारे का पार्ट वो झड़ता ही है, टूट के इधर उधर गिरता है। तो वही हुआ आपके भूखंड में भी, वो टूटा। ठीक है, टूटने के बाद वो महासागर में गिर गए, टूटने के बाद वहां से महासागर में गिर के फैलने लगा, तो किनारे भाग टूट के महासागर में गिर गए। तो महासागर में जो गिरे, तो इसलिए इसी कारण से कहते हैं वैज्ञानिक, जो भूखंड हम लोग मिलाएंगे वो महासागर में 1000 फैदम की गहराई के अंतर्गत मिलाएंगे। 1000 गहराई में जाएंगे महासागर में, दोनों किनारों पर, उत्तरी अमेरिका हो या अफ्रीका हो, दोनों के 1000 फैदम नीचे जाएंगे, तब वो आपस में पूरी तरह से मिल पाएंगे। ठीक है, 1000 फैदम, फैदम का मतलब होता है, एक फैदम में 6 फीट होता है। ठीक है, इसे याद रखना, एक फैदम में 6 फीट। उसके बाद बुलवर्ड्स महोदय ने तो यहां तक एक कंप्यूटराइज 1964 में कंप्यूटराइज एक मैप ही बना दिया पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इसी तरह बच्चों उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट प्रमाण जो दिया, पहला प्रमाण तो इनका ये था। नेक्स्ट प्रमाण इन्होंने दिया कि भूखंड आपस में एक थे। दूसरा इनका प्रमाण था कि जो चट्टान थे महासागर के, वो चट्टान महासागर के दोनों तट के चट्टानों में उनकी आयु जो थी बिल्कुल समान थी। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग का चट्टान और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग का चट्टान, दोनों की आयु सेम थी। इस आधार पर भी उन्होंने कहा कि ये भूखंड कभी आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो उन्होंने दिया टीलाइट क्या होता है,
टीलाइट बच्चों, टीलाइट जो होता है एक हिमच्छादित, हिम के द्वारा अवसादी चट्टान होते हैं, जो कि हिम के द्वारा निक्षेपित चट्टान कहेंगे कि वो चट्टान होते हैं। और ये हिम चट्टान जो है आपको बहुत सारे महाद्वीपों में जो कि टूट के अलग हुए उसमें आपस में एक एकता रखती है, यूनिटी है। जैसे कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया का ये भाग जो है हिमच्छादित यानी टीलाइट चट्टान थी, टीलाइट चट्टान। और चट्टान के विषय में आप लोग डिटेल्स थोड़ा सा हम बता देते हैं। अवसादी चट्टान क्या होता है? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। उसी में से एक होता है अवसादी या फिर परतदार चट्टान। किसी जब नदी अपने साथ मलबा ला के एक जगह लाखों करोड़ों वर्ष तक जमा करती हैं, तो वो मलबा जमते 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 परत दर परत वो एक सॉलिड रूप ले लेता है और वो अवसादी या परतदार चट्टान कहलाते हैं। तो वो आपको हिमानी भी करते हैं, ठीक है, वही काम हिमानी भी करते हैं। तो वहीं पे अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, उसे टीलाइट कहा गया, ठीक है। तो यहां पर समझने में कोई दिक्कत, कोई समय परेशानी नहीं। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया प्रमाण कि प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप समझो बच्चों। प्लेसर निक्षेप में कहा कि घाना, अफ्रीका का घाना, ठीक है, और ब्राजील का तटीय भाग में सोने की खान मिलती है, सोना मिलता है। लेकिन घाना में सोने की उत्पत्ति का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि सोना यहां उत्पन्न हुई है। पता चलता है कि सोना यहां कहीं से आया है, लेकिन ब्राजील में जो है उस पॉइंट पे पता चलता है कि यहां पे सोने की उत्पत्ति हुई है। और पता दोनों ये स्पष्ट हो जाता है जब ये जिग्सॉ फिट के तहत ये दोनों महाद्वीप आपस में मिलते हैं, तो पता चलता है कि दोनों सोने का जो खान है आपस में एक ही भूखंड के भाग हैं, ठीक है। ये हो गया प्लेसर निक्षेप, यानी कि बहुत सारे मिनरल आपको पार्टिकल्स, खनिज पदार्थ आपस में ब्राजील और अफ्रीका में समान रूप से तटीय भागों में पाए जाते हैं। जो चीज अफ्रीका में मिलता है वही चीज आपको दक्षिण अमेरिका में मिलता है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई परेशानी? तो ये प्रमाण के रूप में इन्होंने बताया। नेक्स्ट प्रमाण जो इन्होंने दिया, जीवाश्मों का वितरण। अब क्या है, भूखंड जब एक थे, ठीक है, हमने कहा कि भूखंड एक थे, उसमें रेंगने वाले जीव हुए, फिर डायनासोर भी आ गए। जब भूखंड एक थे तो वहां पर कई एक जीव रहा करते थे जो कि करोड़ साल पहले, जो कि आने वाले अब के समय में वो सभी जीव या तो विलुप्त हो गए या फिर उनके परिवर्तन हो गया उनके शारीरिक रूप रंगों में, ठीक है। तो उसी में से एक लैमूर जाति, ठीक है, लैमूर नाम का एक जीव था जो कि भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है, आज भी मिलते हैं। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका एक ही भूखंड के भाग थे, ठीक है, समान प्रकार के जीव मिल रहे हैं इसलिए। दूसरी है मेसोसारस, ठीक है। मेसोसारस भी कहते हैं कि मेसोसारस एक बहुत ही छोटी जीव, रेंगने वाली जीव थी, जो कि आपको इनकी ये तो समाप्त हो गया, लेकिन इनकी अस्थियां जो है वो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए जाते हैं। ये जब भी रहते थे तो छिछले पानी में रहते थे, ठीक है। तो ब्राजील, अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में और ब्राजील में ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये टूट के आज अपने एक दूसरे से करीब करीब 4800 किलोमीटर दूर हो गए, लेकिन इनकी अस्थियां आज भी वहां मौजूद हैं। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। बहुत सारा प्रमाण दे दिए कि हाँ ठीक है, वैज्ञानिक मान लिए, संतुष्ट हो गए कि ठीक है, हाँ सभी भूखंड एक ही भाग थे। लेकिन मान लिया कि आपने कहा भूखंड एक भाग थे, लेकिन प्रवाहित कैसे हो गए? न्यूटन भी क्या बताया है अपने फोर्स में कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगेगा वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाएगी। तो ये सिद्धांत तो सभी जगह ना है, तो ये कैसे चलेगा, एक महाद्वीप दूसरे स्थान पे कैसे चला गया? तो इसके लिए फिर उन्होंने प्रमाण दिया कि ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रवाह संबंधी बल दिया। उन्होंने बताया, प्रवाह संबंधी बल में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी भूखंड थे वो आपस में टूटने के बाद भूमध्य रेखा की ओर चले गए,
ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर, या फिर वो क्या कहते हैं उत्तर की ओर घसकने लगी। इन्होंने कहा कि इन्होंने दो बल का काम बताया, दो बल बताया। एक तो था पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल, पोलर फीलिंग फोर्स, ठीक है। दूसरा था ज्वारीय बल। पोलर फीलिंग फोर्स क्या होता है, सुनो बच्चों। पोलर फीलिंग फोर्स जो फोर्स होता है, पृथ्वी जब घूमती है, कोई भी वस्तु, ये जान लो, कोई भी वस्तु घूमेगा तो उसमें अगर जो थोड़ा सा मुलायम कमजोर, पृथ्वी क्या था प्रारंभ में मुलायम चट्टानों का बना हुआ था, तो वो जब घूमेगी कोई भी वस्तु तो वो अपना जो है मैक्सिमम वस्तु को विषुवत रेखा यानी कि बीच में समेटना चाहेगी। यही बात हो गया पृथ्वी के साथ भी। वो अपना मैक्सिमम जो है भूखंड वो भूमध्य रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास ले आई, लेकिन विषुवत रेखा के आसपास लाने के क्रम में वो टूट गया। टूटने के क्रम में वो प्रवाहित होने लगा पश्चिम की ओर, उन्होंने कहा, वेगनर महोदय ने कहा। दूसरा कहा ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वारीय बल जो होता है बच्चों, ये महासागरों में, समुद्र किनारे अगर जो आप लोग कभी गए होंगे तो समुद्र किनारे आप लोग देखेंगे कि एक समुद्र किनारे लहर उठती रहती है। ये स्थलखंड है, स्थलखंड, ठीक है, और ये सागर है, सागर। हम लोग यहाँ पे समुद्र किनारे यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि एक समुद्री लहर उठ रही है, ठीक है। समुद्री लहर किनारे आती है और फिर चली जाती है, लेकिन यही समुद्री लहर चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटी के कारण ये समुद्री लहर कुछ ऊंचा हो जाती है, ज्यादा बड़ा हो जाती है, ठीक है, और ये हमारे स्थलखंड की ओर ज्यादा आ जाती है। तो इसको कहते हैं ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वारीय शक्ति इसको कहते हैं, ज्वारीय बल हो गया, ठीक है। तो ये ज्वारीय बल के आधार पे वेगनर महोदय कहते हैं कि पृथ्वी का जो भूखंड था, स्थलीय भूखंड था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित हो गए, ठीक है। वेगनर महोदय ने कह दिया ज्वारीय बल के कारण करोड़ों साल में, एक दो साल में तो ये सब काम हुआ नहीं, करोड़ों साल में हुआ। आज भी वो बदलाव हो रहा है, करोड़ों साल में हो रहा है, इसलिए परेशान मत होइएगा, करोड़ों साल लगेंगे। पृथ्वी अभी जो जहां स्थलखंड है मान के चलना है कि वो स्थिर है, ठीक है। तो करोड़ों साल में ये हुए, वेगनर महोदय ने कहा। लेकिन अब क्या है, वैज्ञानिक इनके इस सिद्धांत, इस फोर्स, इस बल के कारण महाद्वीपों के विस्थापन पे बिल्कुल सहमत नहीं हुए। कहे कि ये ऐसा बल नहीं दिखता है जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित भूखंड एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पर इनका जो है सिद्धांत कमजोर पड़ गया। हालांकि उन्होंने जो बोला वो सही था कि भूखंड टूटे और प्रवाहित हो गए, लेकिन किस बल के कारण हुए, वो बल पे आकर, वो फोर्स पे आकर मामला लटक गया। तब कई वैज्ञानिकों ने इस फोर्स, भूखंड, महाद्वीप के विस्थापन से संबंधित कई अपना अपना सिद्धांत दिया कि ये फोर्स के कारण, वो बहुत सारे विद्वान थे। उसमें जो आप लोग के पुस्तक में पढ़ना है, उसमें संवहन धारा सिद्धांत पढ़ना है, संवहन धारा सिद्धांत जो कि आर्थर होम द्वारा दिया गया था, ठीक है। आर्थर होम ने जो सिद्धांत दिया, मुख्य रूप से स्थल खंड के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए दिया, ठीक है। उनका वेगनर महोदय के सिद्धांत में जो मामला लटक गया था कि किस फोर्स के कारण एक महाद्वीप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, उस मामले को इन्होंने निपटने का बहुत प्रयास किया। इन्होंने कहा कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में इन्होंने कहा कि यहां पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, रेडियो एक्टिव तत्व, जैसे अल्फा बीटा गामा किरण वगैरह निकलती है, ये क्या काम करती है, ऊर्जा देने का काम करती है। जहां ऊर्जा आएगा बच्चों, वहां पे गति खुद ब खुद है, ऊर्जा जहां मिलेगी वहां पर बहुत सारी गति होगी, बहुत सारा एक्टिविटी होगा। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व के माध्यम से कहा कि पृथ्वी के अंदर ऊर्जा प्राप्त हुई। कहां पर? आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में आपने क्रस्ट, कोर और मेंटल के विषय में पढ़ा था। तो जो क्रस्ट के नीचे मेंटल पाया जाता है, मेंटल भाग में ही
ठीक है, मेंटल भाग में ही ये रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से बड़ा मस्त समझ में आएगा, इसे बड़ा बढ़िया लगेगा, इसे आप समझ लो। ठीक है, देखो ये क्या है, मान लो कि हमारा पृथ्वी का एक टुकड़ा, एक भाग है, पृथ्वी का एक भाग है। ठीक है, ये आउटर कोर, इनर कोर, ये मेंटल, ठीक है, और ये आपका क्रस्ट है, ये ऊपर वाला जो ये भाग देख रहे हो क्रस्ट है, यानी कि आपका स्थल खंड। ठीक है, मोटे भाषा में ये स्थल खंड है। अब जो है यहां पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जा रहे हैं। रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि कुकर में खाना बनता है, तो कुकर के अंदर तो देखे नहीं, लेकिन कुकर के अंदर जो प्रेशर बनता है, गैस बनता है, वो क्या है, अंदर पे बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है गैस, जब तक कि वो गैस बाहर नहीं निकल जाए सीटी के माध्यम से। ठीक है, वही यहां पे जो है ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ये ऊर्जा अंदर में ऐसे घूमने लगी, कोई ऊर्जा इधर घूम रहा है, कोई ऊर्जा इधर घूम रहा है, जिसको जिधर जगह मिल गया उधर घूमने लगा। यही फोर्स, इसी बल के कारण जो है स्थलखंड टूटा। टूटने के कारण क्या हुआ, ये प्रवाहित एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हो गया। ठीक है, जो ऊपर जा रहा है बच्चों, ये स्थलखंड को तोड़ दे रहा है। ठीक है, तोड़ने के बाद ज्वालामुखी वगैरह निकलता है टूटते हुए, तो जानते ही हो। ठीक है, ये तोड़ दे रहा है, लेकिन यहां से ये गया, इसको प्रवाहित किया इस स्थलखंड को, और उसका नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो एक फोर्स तो नीचे भी काम कर रहा है ना, जब नीचे काम कर रहा है तो वो स्थलखंड को नीचे खींच के ले आएगा लिफ्ट की तरह, तो वह स्थलखंड अंदर घुस गया। ठीक है ना, वो स्थलखंड ऊपर उछल गया कोई, तो कोई नीचे घुस गया। तो इस तरह से जो है पृथ्वी के स्थलखंड का मूवमेंट, स्थानांतरण, प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हो गया। मैं समझता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, अब जो है बच्चों नेक्स्ट अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट, बहुत सारा इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन अगर जो यहाँ समझ गए तो नेक्स्ट अध्याय पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है बच्चों, तो मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट अध्याय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझा के बताऊँ, और आपके उज्जवल भविष्य के साथ जय हिंद, थैंक यू।